है समाचार प्रभात। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का प्रचार चरम पर। प्रमुख राजनीतिक दलों के नेता देश भर में रोड शो और रैलियां कर रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने आपत्तिजनक बयान के कारण बीआरएस प्रमुख के चंद्रशेखर राव पर 48 घंटे के लिए चुनाव प्रचार पर रोक लगाई। पद्म पुरस्कारों के लिए ऑनलाइन नामांकन और अनुशंसा की प्रक्रिया शुरू। सीमा सुरक्षा बल ने जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में पाकिस्तानी घुसपैठिए को मार गिराया। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड और बिहार में आज भी भीषण लू जारी रहने का अनुमान व्यक्त किया। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने भारतीय शतरंज खिलाड़ी वैशाली रमेश बाबू को ग्रैंड मास्टर खिताब से सम्मानित किया। और आईपीएल क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हराया। समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए प्रचार तेज हो गया है। प्रमुख राजनीतिक दलों के शीर्ष नेता अपने अपने उम्मीदवारों के लिए समर्थन जुटाने में जी जान से लगे हैं। इस चरण में 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 7 मई को वोट डाले जाएंगे। निर्वाचन आयोग ने आपत्तिजनक बयान के कारण बीआरएस प्रमुख के चंद्रशेखर राव पर 48 घंटे के लिए किसी भी तरह के प्रचार पर रोक लगा दी है। केसीआर के नाम से प्रसिद्ध श्री राव को कांग्रेस पर विवादित टिप्पणी करने के कारण प्रतिबंधित किया गया है। निर्वाचन आयोग ने उनके बयान की कड़ी निंदा करते हुए उन्हें अगले 2 दिनों तक किसी भी जनसभा, सार्वजनिक बैठक, बयानबाजी, साक्षात्कार में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से पिछले महीने सिरसिल्ला में श्री राव के विवादित बयान की निर्वाचन आयोग से शिकायत की थी। निर्वाचन आयोग ने तेलंगाना के 17 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के 100 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान की अवधि 1 घंटे के लिए बढ़ा दी है। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। निर्वाचन आयोग ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी विकास राज के अनुरोध पर मतदान का समय बढ़ाने का निर्णय लिया है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को छोड़कर सभी 106 विधानसभा क्षेत्रों में शाम 6 बजे तक मतदान होगा। वहीं मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के तीसरे और चौथे चरण के लिए प्रचार चरम पर है। प्रमुख राजनीतिक दलों के शीर्ष नेता अपने अपने उम्मीदवारों के लिए समर्थन जुटाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में इन दोनों चरणों में 17 सीटों पर मतदान होगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा आज सागर लोकसभा क्षेत्र के सिरोंज में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव प्रियंका गांधी भी आज मुरैना में प्रचार करेंगी। कांग्रेस के मध्य प्रदेश प्रभारी जितेंद्र सिंह, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव भी मुरैना और ग्वालियर में रहेंगे। मध्य प्रदेश में तीसरे और चौथे चरण में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के उद्देश्य से कल से चले बूथ की ओर अभियान प्रारंभ किया गया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन सीहोर जिले के ग्राम बिल्किसगंज और कांकरखेड़ा में इस अभियान में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए मतदान अवश्य करें। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। वहीं उत्तर प्रदेश में आज अनेक स्टार प्रचारक अपने अपने दलों के उम्मीदवारों के लिए प्रचार करेंगे। हमारे आकाशवाणी संवाददाता ने बताया है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह बरेली, बदायूं और सीतापुर जिलों में प्रचार करेंगे। शाम को वे लखनऊ में पार्टी संगठन की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। भाजपा के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र में रोड शो करेंगे, जबकि बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख सुश्री मायावती भी रैली को संबोधित करेंगी। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव बदायूं और आंवला लोकसभा सीटों पर रैलियों को संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख जयंत चौधरी भी हाथरस संसदीय क्षेत्र के सादाबाद में जनसभा को संबोधित करेंगे। गुजरात में लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार तेजी पर है। पूरे राज्य में 7 मई को एक ही चरण में मतदान होगा। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राज्य में 4 रैलियों को संबोधित करेंगे। श्री मोदी आज आणंद, सुरेंद्रनगर, जूनागढ़ और जामनगर में रैलियों को संबोधित करेंगे। कांग्रेस नेता और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज अहमदाबाद में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी की नेता सुनीता केजरीवाल भावनगर और भरूच के आप उम्मीदवारों के समर्थन में बोटाद और डेडियापाड़ा में रोड शो करेंगे। लोकसभा चुनाव पर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के प्रमुख निर्वाचन क्षेत्रों की हमारी विशेष श्रृंखला में आज हम महाराष्ट्र की सोलापुर लोकसभा सीट की जानकारी दे रहे हैं। एक रिपोर्ट।
सोलापुर संसदीय क्षेत्र अनुसूचित जाति के उम्मीदवार के लिए आरक्षित है। पिछले 5 चुनाव में 1999 तथा 2009 में सुशील कुमार शिंदे यहाँ से कांग्रेस के टिकट पर जीते थे। 2004, 2014 और 2019 में भाजपा के सांसदों ने लोकसभा में सोलापुर का प्रतिनिधित्व किया है। विधायक राम सातपुते यहाँ से भाजपा उम्मीदवार है और कांग्रेस की तरफ से विधायिका प्रणति शिंदे को टिकट दिया गया है। बहुजन समाज पार्टी की तरफ से बबलू गायकवाड़ को उम्मीदवारी दी गई है। इस बार सोलापुर लोकसभा क्षेत्र से 21 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। सोलापुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में सोलापुर शहर उत्तर, सोलापुर शहर मध्य, सोलापुर दक्षिण, मोहोळ, अक्कलकोट और पंढरपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र शामिल है। इस निर्वाचन क्षेत्र में इस बार 20,25,000 से ज्यादा मतदाता पंजीकृत है। 2019 के आम चुनाव की तुलना में इस बार इस निर्वाचन क्षेत्र में 1,73,000 से अधिक मतदाताओं की बढ़ोतरी हुई है। जीवन भावसार, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार संविधान की शुचिता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। गुजरात में बनासकांठा के डीसा में चुनावी रैली में उन्होंने कहा कि संविधान में अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था हर हाल में बनाई रखी जानी चाहिए। विकसित भारत के दृष्टिकोण पर जोर देते हुए श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार के फिर सत्ता में आने पर भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था जरूर बनेगा। उन्होंने तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति का आरोप लगाते हुए कांग्रेस पार्टी की आलोचना की। श्री मोदी ने विकसित गुजरात के माध्यम से विकसित भारत बनाने की प्रतिबद्धता भी दोहराई। उन्होंने सरकार के उन प्रयासों के बारे में भी बात की जिनसे बनासकांठा जैसे सूखाग्रस्त क्षेत्रों का विकास हुआ है। उत्तर प्रदेश में कल विभिन्न राजनीतिक दलों के कई प्रमुख उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किए। नामांकन से पहले सभी प्रत्याशियों ने रोड शो किया। वरिष्ठ भाजपा नेता और केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर तथा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पार्टी उम्मीदवारों द्वारा नामांकन भरे जाने के अवसर पर बस्ती, डुमरियागंज और फैजाबाद में साथ रहे। दूसरी ओर कई विपक्षी दलों के उम्मीदवारों ने भी कल पर्चे भरे। इनमें लखनऊ से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार रविदास मल्होत्रा, जौनपुर से बसपा उम्मीदवार कला रेड्डी और बाराबंकी से बसपा उम्मीदवार शिव कुमार दोहरे तथा कांग्रेस सपा गठबंधन के उम्मीदवार तनुज पुनिया शामिल हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभ में आपका फिर स्वागत है। पद्म पुरस्कारों के लिए ऑनलाइन नामांकन और अनुशंसा की प्रक्रिया कल से शुरू हो गई। नामांकन की अंतिम तिथि 15 सितंबर है। नामांकन और अनुशंसा राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल www.awards.gov.in पर की जा सकती है। पद्म पुरस्कारों के अंतर्गत पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री पुरस्कार आते हैं। ये पुरस्कार कला, साहित्य तथा शिक्षा, खेल, चिकित्सा, सामाजिक कार्य, विज्ञान और इंजीनियरिंग, सार्वजनिक मामले, सिविल सेवा, व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न विषयों में विशिष्ट और असाधारण उपलब्धियों के लिए दिए जाते हैं। जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के जवानों ने कल रात पाकिस्तानी घुसपैठिए को मार गिराया। आकाशवाणी संवाददाता ने बताया कि जवानों ने सीमा पर संदिग्ध गतिविधि देखने के बाद घुसपैठिए को रोकने को कहा, लेकिन उसके आगे बढ़ते रहने पर जवानों को मजबूरन गोली चलानी पड़ी, जिससे उसकी मौत हो गई। मौसम विभाग ने आज भी पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और बिहार में भीषण लू जारी रहने का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग का कहना है कि इसी प्रकार की स्थिति शुक्रवार तक भारत के दक्षिणी हिस्सों में बने रहने की संभावना है। एक रिपोर्ट। अगले 5 दिनों के दौरान महाराष्ट्र, रायलसीमा, गुजरात, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश तथा रविवार तक मध्य भारत में लू की स्थिति बने रहने की आशंका है। गांगेय पश्चिम बंगाल, पूर्वी झारखंड, उत्तरी उड़ीसा और रायलसीमा में शुक्रवार तक अधिकतम तापमान 44 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। अगले 5 दिनों तक तटीय कर्नाटक, केरल और माही में गर्म और नम मौसम जारी रहेगा। पूर्वोत्तर भारत में आज आंधी तूफान के साथ तेज बारिश होने की आशंका है। समाचार कक्ष से आकर्षता सिंह। उधर उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। इस वर्ष तीर्थ यात्रा के अधिक दिव्य और भव्य होने की उम्मीद है। राज्य सरकार सभी तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए व्यापक व्यवस्था सुनिश्चित करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी।
उत्तराखंड की मुख्य सचिव राधा रंतूड़ी ने यात्रा के संबंध में सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र जारी किया है, जिसमें यात्रा के शुरुआती 15 दिनों में विशेष रूप से केदारनाथ धाम में वीआईपी यात्राओं को कम करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है, ताकि सामान्य श्रद्धालुओं को असुविधा न हो। साथ ही हाईकोर्ट रजिस्ट्रार को इन व्यवस्थाओं की विधिवत जानकारी दी जा रही है। इस बीच किसी भी धोखाधड़ी को रोकने के लिए जनता से आधिकारिक IRCTC चैनलों के माध्यम से ही 4 धाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं बुक करने की अपील की गई। आकाशवाणी समाचार कक्ष से मैं शक्ति प्रताप सिंह। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बच्चे को दिए जाने वाले शिक्षा और छात्रावास भत्ते में बढ़ोतरी की गई है। इस वर्ष जनवरी में महंगाई भत्ता 50% तक पहुंचने के बाद ये निर्णय लिया गया है। ये कार्मिक लोक शिकायत और प्रशिक्षण मंत्रालय के वर्ष 2018 के निर्देश के अनुरूप है, जिसके अनुसार जब भी महंगाई भत्ता 50% बढ़ेगा तो भत्ते और रियायत में भी 25% की वृद्धि की जाती है। और खेलों में भारतीय शतरंज खिलाड़ी वैशाली रमेश बाबू को आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ फिडे ने ग्रैंड मास्टर के खिताब से सम्मानित किया है। कुनेरू, हम्पी और हरिका द्रोणावल्ली के बाद वैशाली तीसरी भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर हैं जिन्होंने ये उपलब्धि हासिल की है। वैशाली के लिए भी ग्रैंड मास्टर की उपाधि अद्वितीय गौरव है, क्योंकि वे और उनके भाई रमेश बाबू प्रज्ञानंद दुनिया के पहले ग्रैंड मास्टर भाई बहन की जोड़ी बन गए हैं। वहीं आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में पंजाब किंग्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया। चेन्नई सुपर किंग्स ने निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 162 रन बनाए। पंजाब किंग्स ने 17 ओवर 5 गेंद में 3 विकेट के नुकसान पर मैच जीत लिया। आज हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना राजस्थान रॉयल से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। अप्रैल में अब तक का सबसे अधिक 2,10,000 करोड़ रुपए का वस्तु और सेवा कर जीएसटी संग्रह हुआ। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में सकल जीएसटी संग्रह में 12.4% की महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है नईम अख्तर। धन्यवाद फरहत। दिल्ली एनसीआर में कल कई विद्यालयों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने की खबर आज सभी अखबारों के पहले पन्ने पर है। हिंदुस्तान लिखता है, स्कूलों में बम की खबर से खलबली, अभिभावक आनन फानन में स्कूल पहुंचे, 7 घंटे तक सांसें अटकी रहीं। जनसत्ता की सुर्खी है, दिल्ली एनसीआर में मची अफरा तफरी, बम से 150 विद्यालयों को उड़ाने की धमकी। आम चुनाव के बीच जीएसटी संग्रह के रिकॉर्ड तोड़ने की खबर सभी अखबारों की पहली सुर्खी है। दैनिक जागरण लिखता है, पहली बार 2 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंचा जीएसटी संग्रह। राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, घरेलू लेन देन और आयात में मजबूत वृद्धि के कारण छप्पर फाड़ राजस्व। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद चुनाव आयोग का संशोधित प्रोटोकॉल जारी। कहा, ईवीएम के साथ 45 दिन सुरक्षित रखी जाएगी सिंबल लोडिंग यूनिट। अमर उजाला की सुर्खी है, पत्र लिखता है, पहले मतदान के अगले दिन वापस कर दी जाती थी मशीन। दुश्मन की पनडुब्बी को डुबो देगा सुपरसोनिक स्मार्ट, डीआरडीओ ने पनडुब्बी रोधी मिसाइल प्रणाली विकसित की। हिंदुस्तान की खबर है। हरिभूमि की सुर्खी है, मिसाइल का सफल परीक्षण, अब समंदर की निगरानी होगी स्मार्ट। प्रणाली के विकास से नौसेना की ताकत और बढ़ेगी। इस वर्ष अप्रैल के सबसे गर्म महीना होने की खबर भी कई अखबारों ने सचित्र प्रकाशित की है। अमर उजाला लिखता है, 123 साल में सबसे गर्म रहा अप्रैल, मई में 11 दिन तक लू की संभावना। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, भट्टी की तरह तपेंगे कई राज्य, मई में सहनी पड़ेगी ज्यादा हीट वेव। खतरे में चिनाब वैली, 3 जिलों के 120 किलोमीटर में हर दिन धंस रही जमीन। दैनिक भास्कर के पहले पन्ने पर है। पत्र लिखता है, जम्मू कश्मीर के सबसे संवेदनशील पहाड़ों पर 4 बड़े प्रोजेक्ट से हालात बिगड़े, अब तक 900 घरों में दरार। शहीद की बेटी की शादी में जवानों ने किया कन्यादान। दैनिक भास्कर की यह खबर ध्यान आकर्षित कर रही है। पत्र लिखता है, विवाह में अधिकारी और जवानों ने पहुंचकर खुशियों को 2 गुना किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का प्रचार चरम पर। प्रमुख राजनीतिक दलों के नेता देश भर में रोड शो और रैलियां कर रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने आपत्तिजनक बयान के कारण बीआरएस प्रमुख के चंद्रशेखर राव पर 48 घंटे के लिए चुनाव प्रचार पर रोक लगाई। पद्म पुरस्कारों के लिए ऑनलाइन नामांकन और अनुशंसा की प्रक्रिया शुरू। सीमा सुरक्षा बल ने जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में पाकिस्तानी घुसपैठिए को मार गिराया। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड और बिहार में आज भी भीषण लू जारी रहने का अनुमान व्यक्त किया। और आईपीएल क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।